नमस्कार मित्रों। तो आजकल मित्रों एक जो सबसे हॉट टॉपिक है वो ये है कि तानाशाही। भारत में तानाशाही आ गई है, स्पेशली 2014 के बाद से डिक्टेटरशिप की ओर हम बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। इस चुनाव में भी आपने देखा होगा कि फ्रॉम राहुल गांधी टू हिज डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, उनके कुत्ते तक गली गली में कैसे भौंक भौंक के ये चिल्ला रहे थे कि तानाशाही आ गई है। लेकिन क्या हम सच में समझते हैं कि तानाशाही होती क्या है? तानाशाही में कैसा माहौल होता है? और आज के युग में स्पेशली तानाशाह होने के लिए क्या आपका संवैधानिक पद पर होना जरूरी है, या बिना संवैधानिक पद पर हुए भी आप तानाशाही चला सकते हैं? आप किसी भी तानाशाह को देख लीजिए, हिटलर हो या मुसोलिनी, इन सब के पास एक प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट होता था, इनका एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था जो प्रोपेगेंडा रन करने की जिम्मेदारी लेता था। इन सब का जो हमारा विपक्ष है, इन सब का आज एक ही गुरु है, जोसेफ गोबल्स, जो कि प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था हिटलर का। और उसी ने ये कहा था कि एक झूठ को आप इतनी बार बोलो और इतने जोरों शोरों से बोलो, फिर वो झूठ एक पॉइंट के बाद सच बन जाएगा और लोग उसको मानने लगेंगे। अब आपने देखा ही होगा इस चुनाव में खटाखट 8,500 और संविधान खत्म कर देंगे। जी हाँ, संविधान खत्म कर देंगे। सबसे बड़ा और सबसे झूठा प्रोपेगेंडा जो था वो यही था। पर कैसे चल गया ये? तो इसी से रिलेटेड एक और बात, जो कि प्रोपेगेंडा फैलाया गया था मीडिया के द्वारा और ऑफ कोर्स विपक्ष या उस समय जो पावर में थे उनके द्वारा, कि मैडम सोनिया ने कैसे कैसे त्याग किए हैं हमारे देश के लिए। आपको याद होगा उस दौर में 2000 का वो जो समय चल रहा था, 2004 के आसपास, स्पेशली जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, ये तो मैंने स्वयं देखा है। उस समय कॉलेजेस में भी इतनी धूम मची होती थी। सोनिया गांधी एक नायिका के रूप में उसको प्रेजेंट किया जाता था कि वाह कितना महान काम किया है, एक दूसरे देश से आकर भारत में वो महिला अपने आप को स्थापित करती है, भारत की राजनीति जो इतनी गंदी है उसमें अपने आप को स्थापित करती है, और न केवल स्वयं को स्थापित करती है, जनता का हृदय जीतती है, बल्कि एक यहाँ के एक भारतीय के लिए वह कुर्सी त्याग देती है। कुछ लोग जो हैं वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि विदेशी मूल की महिला प्रधानमंत्री कैसे बन सकती है, और केवल इस बात के लिए वो अपने प्रधानमंत्री, अपने जो पद उसको मिल सकता था उसका त्याग कर देती है। कितनी महान है वो। इसी तरह से मीडिया ने उस समय ये प्रचारित किया था, और उस समय मैं कॉलेज में थी और हम सबको यही लगता था कि वाह ये तो कितनी महान है और इनसे कितना कुछ सीखना चाहिए। पर मित्रों, धीरे धीरे जब सच पता चला, एक एक करके जब लेयर्स उतरती गई, तो पता चला भाई बात तो कुछ और ही थी। और इसी पर इसकी रियलिटी क्या थी, ये जो कुछ भी हुआ 2004 में, उसी पर AKTK ने, भारद्वाज बंधुओं ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं जरा। वर्ष 2004 भारत में चुनाव का वर्ष। भारत के तत्कालीन सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के मध्य चुनाव होता है। सबको लगता है कि वाजपेयी की ही जीत होगी, परंतु कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनता है। इंडिया शाइनिंग के मुद्दे पर लड़ा गया यह चुनाव समय से 6 महीने पहले करा दिया गया था, कदाचित इस सोच के साथ कि केवल आर्थिक विकास दिखाकर वोट मिल सकते हैं। राम मंदिर आंदोलन के रथ पर चढ़कर सत्ता पाने वाली भाजपा ने पूरे कार्यकाल में राम मंदिर का नाम तक नहीं लिया था। क्षुब्ध हुई जनता ने अटल जी को दूसरा मौका नहीं दिया, परंतु सोनिया गांधी के पास यह दूसरा मौका था देश का प्रधान बनने का। ऐसा एक मौका पहले भी आया था।
1991 के चुनावों से पहले राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। सोनिया गांधी के स्वयं के अनुसार वो तब भी प्रधानमंत्री बन सकती थी, परंतु सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार उनकी माता पाउला माइनो, उन्होंने अनुभव कम होने के कारण सोनिया गांधी को रोक लिया था। उस समय सोनिया गांधी को बनाने की बात चल रही, लेकिन सोनिया गांधी के माँ बाप जब माँ और बहन ये सब लोग आ गए और कहा कि तुम्हारे जो अनुभव है बहुत कम है, तो अभी किसी और चमचे को बना दो। 2004 चुनाव नतीजों के बाद सोनिया गांधी को राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का न्योता आता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। 19 मई 2004 को टीवी पर घोषणा हो चुकी थी कि आज शाम 5:30 बजे सोनिया गांधी शपथ लेंगी। भाजपा ने इसका पूरा विरोध किया। सुषमा स्वराज और उमा भारती ने अपने केशों का त्याग करने की बात कही। कारण था कि एक विदेश में जन्मी महिला को भारत का सबसे गौरवपूर्ण पद दिया जा रहा था। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के बहिष्कार की बात की, पर अटल जी ने कहा कि भाजपा जाए या ना जाए, मैं तो जाऊंगा। परंतु 17 मई 2004 की शाम कुछ अभूतपूर्व होता है। चुनाव सोनिया गांधी के नाम पर लड़े गए थे। उन्हें ही प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित किया गया था। वो इच्छुक भी थी, राष्ट्रपति का न्योता भी था। निर्णय भी केवल सोनिया गांधी को लेना था और उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई रोकने वाला भी नहीं था। यहाँ तक कि पूरी कांग्रेस और यूपीए के घटक दल सोनिया गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाने के इच्छुक थे। तो फिर क्यों सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, जबकि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी सांसदों द्वारा हस्ताक्षर किए हुए पत्र राष्ट्रपति के पास पहुंच चुके थे। Because when I was leaving Kalam's room, there was a big table and there were MPs' letters all stacked up. They were stacked up state-wise. So I knew immediately, because each letter had I so and so elected from constituency so and so hereby propose Sonia Gandhi for Prime Minister of India. So she had collected these letters. Then I looked at the UP bunch and went through it, and I found a letter which said, I, Sonia Gandhi, elected from Raebareli, hereby propose Sonia Gandhi for Prime Minister of India. क्या केवल विपक्ष और उसमें भी मुख्य रूप से भाजपा के विरोध के कारण सोनिया ने प्रधानमंत्री ना बनने का निर्णय ले लिया? इस एक प्रश्न के उत्तर में कई सिद्धांत हैं। डीके शिव कुमार की माने तो सोनिया गांधी ने यह पद देश के लिए त्यागा था। इस पर लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्या सोनिया गांधी राष्ट्र हित में कार्य नहीं करती, जो उन्हें राष्ट्र के लिए यह निर्णय लेना पड़ा था। सोनिया गांधी ने उस समय कहा था कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री पद नहीं है, मैं अपनी अंतर आत्मा को सुनकर इस निर्णय पर आई हूँ। ये भाषण सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सांसदों की भारी भीड़ के समक्ष दिया था। भीड़ बार बार सोनिया को ही प्रधानमंत्री बनने के लिए बोल रही थी और सोनिया गांधी भारी मन से भीड़ को चुप कराते हुए मना रही थी। अंतरात्मा ने ऐसा क्या कह दिया था जो इतनी भीड़ को भी अनसुना कर दिया गया। इसके पश्चात जो हुआ वो हतप्रद करता है। हमीरपुर से कांग्रेस के सांसद रहे गंगाचरण पुरोहित ने अपने सर पर बंदूक तानते हुए कहा कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। भीड़ की इतनी उत्तेजना के बाद भी सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बनी। क्या इसके पीछे भी कोई कारण था? नीरजा चौधरी ने अपनी पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड्स में लिखा है कि 17 मई 2004 को 10 जनपथ में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह एक बैठक कर रहे थे। सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में पक्का हो चुका था, परंतु वो चिंतित दिख रही थी। तभी तिल मिलाए राहुल गांधी सभा में आते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। मेरी दादी, मेरे पिता प्रधानमंत्री बनने पर मारे जा चुके हैं। अगर अब आप भी प्रधानमंत्री बनी तो अगले 6 महीनों में ये आपको भी मार देंगे, और यदि आप फिर भी नहीं मानोगी तो मैं कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लूंगा। ये बोलकर राहुल ने सोनिया को 24 घंटे का समय दिया और चले गए। पुस्तक के अनुसार यह कोरी धमकी नहीं थी। सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी से बात की और पूरा वृतांत उन्हें बताया।
अटल जी ने भी उन्हें राहुल की बात मानने का ही सुझाव दिया। कांग्रेस के नेता नटवर सिंह के अनुसार सोनिया का प्रधानमंत्री ना बनने का निर्णय स्वयं सोनिया का नहीं था, राहुल का था। एक माँ का अपने बच्चे की धमकी को अनदेखा करना सरल नहीं है, पर क्या केवल इस कारण से प्रधानमंत्री पद त्यागा जा सकता है? सुभाष अग्रवाल एक आरटीआई कार्यकर्ता है। उन्होंने 2012 में एक आरटीआई आवेदन लगाया जिसमें पूछा गया कि मनमोहन सिंह को क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया और सोनिया गांधी को क्यों नहीं। 26 अप्रैल 2012 को उस आरटीआई का उत्तर आया जिसमें बताया गया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को एक पत्र लिखा था और इसी पत्र के बाद राष्ट्रपति ने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर रोक लगा दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस पत्र में क्या लिखा, इसका वर्णन आरटीआई में नहीं किया गया, परंतु भारतीय संविधान भारत सरकार को किसी दूसरे देश में पैदा हुए और भारत की नागरिकता चाहने वाले लोगों के साथ उन कानूनों को रेसिप्रोकेट करने का आह्वान करता है जो उस व्यक्ति के देश का कानून भारतीय मूल के लोगों के साथ करता है। सोनिया गांधी इटली की नागरिक थी। 1968 में विवाह के बाद 1983 में जाकर उन्होंने भारतीय नागरिकता ली। भारत का संविधान उन्हें भारत में वही अधिकार और विशेषाधिकार देता था जो इटली भारतीय नागरिकों को इटली की नागरिकता लेने पर देता था। अटल जी ने भी उन्हें राहुल की बात मानने का ही सुझाव दिया। इटली का नियम था कि कोई भी विदेशी इटली की नागरिकता लेने के बाद वहां का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और यही नियम सोनिया गांधी पर भी लागू हुआ। In Italy, unless you are born in Italy, you cannot become the Prime Minister of Italy. And therefore, it applies to her that she is not born in India, therefore she cannot be Prime Minister of India. पानी हर अवरोध को तोड़कर बहता है। इटली के संविधान में निहित एक धारा ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, परंतु क्या कोई संविधान किसी को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने से भी रोक सकता है? सोनिया गांधी संवैधानिक कारणों से प्रधानमंत्री नहीं बन पाती हैं, परंतु मीडिया के माध्यम से यही छवि बन रही थी कि सोनिया त्याग की मूर्ति हैं। इस पूरी कहानी को सुनने के पश्चात मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि जो महिला प्रधानमंत्री नहीं बन पाई उसे संसद के पटल से सुपर प्राइम मिनिस्टर। तो ये थी असली बात, क्यों सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। भाई आज तो हम भी कहेंगे जय संविधान, राहुल बाबा सुन लो, जय संविधान बचा लिया हमको। वैसे सोनिया गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनी, लेकिन प्रधानमंत्री से कुछ कम भी नहीं थी, इनफैक्ट कुछ अधिक ही थी। प्राइम मिनिस्टर कोई संवैधानिक पद नहीं है, यह लोगों की कल्पना में होता है, परंतु फिर भी एक देश का प्रधानमंत्री इस काल्पनिक पद के समक्ष नतमस्तक दिखता है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय बदले जाते हैं और उसके द्वारा किए गए कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा रिमोट कंट्रोल से संचालित लगते हैं। तो ऐसे आरोप सोनिया गांधी पर क्यों लगाए जाते हैं? देश के दो प्रधानमंत्रियों के समक्ष पैदा हुई स्थिति, उनके द्वारा प्रकट किए गए रोष और उनके साथ हुई दुर्गति के साथ प्रचलित जुड़ी हुई कहानियों के कारण। इनमें से पहले प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, एक स्वाधीनता सेनानी जिन्होंने कांग्रेस को अपना सर्वस्व दिया, परंतु स्वयं उनके मृत शरीर को भी सम्मान नहीं मिल पाया। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? नरसिम्हा राव, वो नाम जिसका परिचय प्रधानमंत्री के रूप में भारत को उदारीकरण और वैश्वीकरण देने के लिए जाना जाता है, परंतु केवल इतना परिचय पर्याप्त नहीं। स्वतंत्रता सेनानी, इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र राजनेता, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तित्व, जिसके मृतदेह पर भी विवाद हुआ। हृदयाघात से पीड़ित राव की राजनीतिक यात्रा 1990-91 तक लगभग समाप्त हो चुकी थी और वो अपना राजनीतिक और भौतिक वर्चस्व समेटकर अपने पैतृक स्थान आंध्र प्रदेश प्रस्थान करने का मन बना चुके थे, परंतु तभी उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव मिलता है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह अपनी पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं कि राजीव गांधी की हत्या के कुछ समय पश्चात ही कांग्रेस की राजनीति में सोनिया गांधी का प्रभाव इतना था कि वो जिसे चाहती वो प्रधानमंत्री बनता। शंकर दयाल शर्मा प्रधानमंत्री पद के लिए उनका पहला विकल्प थे, परंतु बिगड़े स्वास्थ्य के कारण नरसिम्हा राव का चयन किया गया। नरसिम्हा राव जानते थे कि यह पद उन्हें किसकी कृपा दृष्टि से मिला है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के उपरांत भी
हर सप्ताह वो सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद जाते थे। जितनी भी नई योजनाएं प्रधानमंत्री के सानिध्य में प्रारंभ हुई, अधिकांश का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। राजीव गांधी को भारत रत्न भी राव ने ही दिया और सोनिया गांधी के संचालन में बने राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए भी नरसिम्हा राव की सरकार की ओर से ही दान गया। विनय सीतापति अपनी पुस्तक ऑफलाइन में लिखते हैं कि राव सोनिया गांधी को सप्ताह में 2 बार फोन अवश्य करते थे और कई बार उन्हें फोन पर प्रतीक्षा करने को भी कहा जाता था। नरसिम्हा राव को कदाचित यह बुरा न लगता हो, पर एक प्रधानमंत्री को यह अपमानजनक लगता था। अपमान के इस विष को पीने के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं था। इसके विपरीत कदाचित सोनिया गांधी को प्रभावित करने का दबाव राव को संविधान संशोधन तक ले गया। एसपीजी सुरक्षा जो संविधान के अनुसार केवल प्रधानमंत्री को मिलती थी, उसे पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को दिए जाने का भी नियम बनाया गया संविधान में संशोधन करके। परंतु इसके पश्चात होने वाली एक घटना सब कुछ बदलने वाली थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिरा दिया जाता है और सोनिया गांधी अपना पहला राजनीतिक संवाद जारी करती हैं। इस भाषण में सोनिया द्वारा नरसिम्हा राव के ऊपर तंज के कुछ संकेत देखे जा सकते थे, क्योंकि बाबरी घटना के पश्चात 10 जनपद में राव के विरुद्ध सोनिया गांधी के कान भरने का कार्यक्रम तीव्र हो गया था। एक और राव के विरुद्ध कान भरे जा रहे थे, दूसरी ओर वो सोनिया गांधी के घर जाना नहीं छोड़ रहे थे और तीसरी ओर विपक्ष के राजनेता राव पर तंज कस रहे थे कि वो प्रधानमंत्री होकर एक आम नागरिक को रिपोर्ट करते हैं। दबाव में नरसिम्हा राव ने चौथा रास्ता पकड़ा। उन्होंने 10 जनपद जाना छोड़ दिया। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक नया काम दिया गया, यह देखना कि 10 जनपद में कौन कौन आ रहा है। सोनिया गांधी के कान भरने का काम अब और गति पकड़ लेता है। उन्हें कहा जाता है कि सरकार यानी राव राजीव गांधी हत्याकांड की जांच जानबूझकर देर से कर रहे हैं और उन्हें यकीन भी हो जाता है इस बात पर। केवी थॉमस की सोनिया गांधी पर लिखी गई पुस्तक के अनुसार 20 अगस्त 1995 को एक भाषण में सोनिया गांधी कहती हैं कि यदि एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की जांच में इतना विलंब हो रहा है तो आम मनुष्य का क्या ही हश्र होगा। अमेठी में दिए गए इस भाषण के पश्चात भीड़ भड़कने लगती है। राव हटाओ सोनिया लाओ के नारे लगते हैं। यह सोनिया की पहली रैली थी और इस रैली में राव के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया गया था। अमेठी में दिया गया भाषण कई ऐसी घटनाओं को जन्म देता है जो सोनिया गांधी और राव के मध्य की खाई और भी बढ़ा देता है और नरसिम्हा राव के अंदर चल रहे इस द्वंद्व को नटवर लाल एक लेख में बताते भी हैं। नटवर सिंह अपनी दैनिकी में लिखते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव रात को उनके घर आए। वो बहुत उत्तेजित थे। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने उन्हें एक पत्र भेजा है राजीव गांधी हत्याकांड की जांच के बारे में। सोनिया क्या चाहती है कि मैं क्या करूं? मैं अब और अधिक नहीं झेल सकता। तो नटवर सिंह इस पर परामर्श देते हैं कि एक बार जाकर सोनिया जी से मिल लो। नरसिम्हा राव इस पर कहते हैं कि कितनी बार मिलूं? अब सोनिया की अभिवृत्ति मेरा स्वास्थ्य खराब कर रही है। अब मेरे आत्मसम्मान से परे की बात पहुंच गई है और कितनी बार मुझे अपना अपमान झेलना पड़ेगा। यह एक प्रधानमंत्री की पीड़ा थी जो सभी शक्तियों के होते हुए भी लाचार था, जो अपने एक निर्णय से संपूर्ण देश को बदलने की शक्ति रखता है। वो एक आम महिला के सामने शक्तिहीन निर्बल सा खड़ा था। वो महिला जिसका बोला गया हर वचन शासन था। क्या इस पूरे प्रकरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री भारत के एक राजनीतिक परिवार की बहू के समक्ष निर्बल होकर निर्णय ले रहा था? कृपा दृष्टि बरसाने वाले नेत्र फोड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी मृत्यु तक आपको अपमानित होना पड़ता है। 1996 में कांग्रेस की चुनावी हार के पश्चात नरसिम्हा राव को कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से हटा दिया जाता है। 1998 में सोनिया गांधी स्वयं कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं और 23 नवंबर 2004 को इस शक्ति का ऐसा अध्याय लिखा जाता है जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं हो सकती, केवल उसे देखा जा सकता है, जिया जा सकता है। कदाचित भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे घृणित अध्याय यही है। जल प्रलय के समक्ष अड़ियल वृक्ष उखड़ जाते हैं, परंतु झुकने वाली घास जीवित रहती है। नरसिम्हा राव जब तक झुके तब तक राजनीतिक रूप से जीवित थे, परंतु अड़ने का परिणाम कदाचित उन्हें अपनी मृत्यु के पश्चात भी महसूस हुआ।
23 दिसंबर 2004 का वो दिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अचानक से दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से समाचार आता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव अब नहीं रहे, और फिर वो हुआ जो नहीं होना था। दोपहर के 2:30 बजे राव के पार्थिव शरीर को 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित राव के घर पर लाया जाता है। संध्या तक गृह मंत्री शिवराज पाटिल राव के घर पहुंचते हैं और राव के सबसे छोटे पुत्र प्रभाकर को कहते हैं द बॉडी शुड बी क्रेमेटेड इन हैदराबाद। ये शब्द सर घुमाने वाले थे। प्रभाकर अपने परिवार से बात करते हैं। परिवार कहता है कि राव आंध्र प्रदेश में 30 वर्ष पहले मुख्यमंत्री बने थे, फिर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री सभी कुछ दिल्ली में ही बने। तो अंतिम संस्कार आंध्र प्रदेश में क्यों? परिवार को अड़ा हुआ देखकर शिवराज पाटिल उत्तर देते हैं, करा लो, कोई नहीं आएगा। एक प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर पर राजनीति भी होने लगी थी। शिवराज पाटिल के पश्चात गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री राव के परिवार को कहते हैं कि पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाएं। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी नरसिम्हा राव के छोटे बेटे प्रभाकर को फोन पर प्रलोभन देते हैं कि हैदराबाद आइए, ग्रैंड मेमोरियल बनाएंगे, और ये सब एक शोक संतप्त परिवार के साथ हो रहा था। शाम 6 बजे सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी राव के घर पहुंचते हैं। मनमोहन सिंह प्रभाकर से पूछते हैं कि पार्थिव देह के साथ क्या करना है। प्रभाकर उन्हें बोलते हैं कि ये लोग इन्हें हैदराबाद ले जाने को कह रहे हैं, पर दिल्ली ही इनकी कर्मभूमि रही है, आप अपने कैबिनेट को समझाइए। मनमोहन सिंह हाँ में सर हिलाते हैं, पर सोनिया गांधी एकदम चुप खड़ी रहती। इतने दबाव के पश्चात 23 दिसंबर 2004 की शाम को नरसिम्हा राव का परिवार मनमोहन सिंह के घर पहुंचता है और अपनी व्यथा बताते हुए कहता है कि सोनिया गांधी बिल्कुल इच्छुक नहीं है कि पिताजी पूरे भारत के नेता के रूप में देखे जाएं, परंतु अगले दिन एक और अनहोनी होनी थी। 24 दिसंबर 2004 की सुबह प्रधानमंत्री राव के पार्थिव शरीर को जब विमानाश्रय ले जाया जा रहा था तो रास्ते में 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस का मुख्यालय पड़ा। उस समय कांग्रेस का नियम था कि किसी भी कांग्रेस के अध्यक्ष के निधन के पश्चात उसे कांग्रेस मुख्यालय में अवश्य लाया जाएगा ताकि कार्यकर्ता उन्हें विदाई दे सकें। राव के परिजनों ने द्वार पर पहुंचकर द्वार खोलने का निवेदन किया। एक कांग्रेस की नेता आई और बोली, गेट नहीं खुलता, जो कि असत्य था। राव का पार्थिव शरीर वहीं आधे घंटे तक बाट जोता रहा कि द्वार खुलेंगे और मुझे अंदर लिया जाएगा। जिन लोगों के लिए मैंने पूरा जीवन खपाया है वो मुझे अंतिम विदाई देंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां उपस्थित थे और एक ने भी ये नहीं कहा कि पार्थिव देह को अंतिम बार अंदर आने दो। न दरियों की व्यवस्था थी और ना ही चढ़ाने को फूल, ना कोई नारे, न आंसू, था तो बस सन्नाटा। और फुटपाथ पर आधे घंटे तक पड़ा अपने अनादर को देखता हुआ एक शव। His body was not even let into the AICC compound. Instead, the gun carriage carrying the former Prime Minister and Congress President was parked on the pavement outside the gate with chairs lined for party leaders outside the gate. जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया कि द्वार क्यों नहीं खोले गए तो मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर एक अन्य नेता ने कहा कि हम गेट खुलने की आशा कर रहे थे, पर ऐसा कोई आदेश ही नहीं आया जो केवल एक ही महिला दे सकती थी। उन्होंने ऐसा आदेश नहीं दिया। कदाचित यह भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे मार्मिक और सबसे कम चर्चित घटनाओं में से एक है, जहां किसी व्यक्ति के उपनाम की शक्ति एक प्रधानमंत्री के मृतदेह पर भारी पड़ी। नरसिम्हा राव ने जो देखा वो सोचना भी असंभव था। वो 5 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या कारण हो सकता है उसका? एक राजनीतिक दल यदि किसी एक उपनाम के साथ जुड़ जाए तो उस उपनाम के साथ पैदा हुआ 10 वर्ष का बच्चा भी एक मंजे हुए राजनेता की राजनीति को खा सकता है। सोनिया के पीछे लगने वाला उपनाम गांधी था और यह बौद्ध था उन्हें कांग्रेस में असीमित शक्ति देने के लिए। और इस असीमित शक्ति का प्रयोग केवल नरसिम्हा राव के समय तक सीमित नहीं था। 2004 से 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही
और सही मायनों में इसी कालखंड के लिए सोनिया गांधी को सुपर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। ऐसा क्या हुआ था उस कालखंड में? तो ये लक्षण क्या तानाशाही के नहीं है? यदि ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? वैसे यहाँ पर बात सोनिया गांधी की है तो एक मुसोलिनी वाला एंगल भी तो आता है। तो ये तो हो गए दो मुख्य काले चैप्टर मैडम की लाइफ से, लेकिन अभी एक बहुत ही बड़ा और काला अध्याय बाकी है। 2004 से लेके 2014 तक का कालखंड, और अभी इसी चुनाव में और चुनाव के बाद भी पार्लियामेंट में संविधान की कॉपियां लहराने वाले परम पूज्य राहुल गांधी जी जरा अपनी माता के कार्यकलापों को भी देखिए कि 2004 से लेकर 2014 तक क्या हुआ था और कैसे भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के सिर पर एक एनएसी बैठती थी जिसकी अध्यक्षा थी मैडम सोनिया गांधी। 22 मई 2004 भारत की सत्ता के गलियारों में यह दिन कोई आम दिन नहीं था, क्योंकि एक अप्रत्याशित विजय के पश्चात भारत अपने पहले सिख प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर रहा था। मनमोहन सिंह द्वारा शपथ ग्रहण में बोले गए ये शब्द उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना चुके थे, जो अपने मंत्रिमंडल के साथ कागज पर किए गए एक हस्ताक्षर से करोड़ों भारतीयों का जीवन बना या बिगाड़ सकते थे। परंतु कदाचित वो नहीं जानते थे कि उनकी कलम स्याही से रिक्त है। संविधान चुनी हुई सरकार और उसके मंत्रिमंडल को देश की नीतियां बनाने की अनुमति देता है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। परंतु मनमोहन सिंह को अभी शपथ लिए हुए 2 सप्ताह भी पूरे नहीं हुए थे कि उनकी सरकार नेशनल एडवाइजरी काउंसिल नाम की एक संस्था बना देती है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, संक्षेप में NAC, 4 जून 2004 को बनाई गई थी। आज आप गूगल पर डेट का फिल्टर लगाकर देखिए, आपको कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं मिलेगी। पीएमओ द्वारा मेंटेन्ड वेबसाइट पर मनमोहन सिंह की मीटिंग्स डिटेल्स देखने पर भी आपको 2, 3 और 5 जून की मीटिंग्स दिखती हैं। 4 जून गायब है। NAC नाम की संस्था का कार्य था भारत के प्रधानमंत्री को देश की नीतियां बनाने के लिए सलाह देना। इसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी स्वयं बनी थी। बिल्कुल चुपचाप ये काम हुआ था, क्योंकि देश में पहली बार सत्ता के 2 केंद्र बनाए जा रहे थे और यह असंवैधानिक पद 2014 तक ज्यों का त्यों बना रहा, जिस पर आज तक बवाल हो। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री के पद के ऊपर NAC बैठ जाना, ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था? कदाचित NAC की इस व्यवस्था को सत्ता का दूसरा केंद्र कहना भी गलत था, क्योंकि अंतिम निर्णय केवल एक स्थान से हो रहा था और इसके प्रमाण 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई NAC की फाइल्स में मिलते हैं। 14 सितंबर 2011 NAC की अध्यक्ष सोनिया गांधी ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को मनरेगा स्कीम पर एक पत्र लिखकर कुछ सुझाव देती हैं। 28 सितंबर को जयराम रमेश उनके सभी सुझाव मान लेते हैं और NAC की टीम से कुछ लोगों को परामर्श के लिए आग्रह करते हैं। रेखांकित करने वाली बात यह है कि मनमोहन सिंह को इस संवाद की भनक तक नहीं थी। 20 जून 2007 को शिपिंग मंत्रालय के सचिव NAC को एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसके मध्य वो भारत सरकार की शिकायत NAC से करते हुए कहते हैं कि ये सरकार ना तो निर्णय ले पाती है, ना ही निवेश ला पाती है। यह अद्भुत था, क्योंकि भारत सरकार का सचिव भारत सरकार की शिकायत NAC के समक्ष करते हुए भारत सरकार पर कार्रवाई की मांग कर रहा था। NAC को PM ऑफिस में सीधे हॉटलाइन का एक्सेस, जिसका प्रयोग समय समय पर NAC द्वारा दिए गए सुझावों पर PMO द्वारा क्या कार्य हो रहा है यह जानने के लिए किया जाता था। प्रधानमंत्री कार्यालय रिपोर्ट दे रहा था उस संस्था को जिसकी अध्यक्षा केवल एक सांसद थी और अंतिम शब्द इसी महिला सांसद के होते थे।
28 मई 2013 को एक पत्र में एनएसी के कुछ सुझाव पीएमओ के पास आते हैं। इन सुझावों को पीएमओ के अधिकारी असंभव बता देते हैं और पीएमओ इन कंसर्न्स को एक लेटर के माध्यम से एनएसी तक पहुंचा देता है। परंतु प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी मानकों को कुचलकर 10 जनवरी 2014 को सचिवों की समिति एक मीटिंग में एनएसी द्वारा दिए गए सभी सुझावों को मान लेती है। पीएमओ देखता रह जाता है। एनएसी द्वारा की गई मीटिंग के बिल तक भारत सरकार करदाताओं के पैसों से भर रही थी। ये वो मीटिंग थी जिनमें प्रस्तावित सुझाव सही मायनों में भारत को चलाने वाली नीतियां बनाते थे। यह वो समय था जब पीएमओ द्वारा बनाई गई नीतियों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता था। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. और प्रधानमंत्री उसे सहर्ष स्वीकार भी करते थे। And when I go back, I will discuss these matters with Mr. Rahul Gandhi. लोकपाल की घोषणा करने राहुल गांधी आते थे और दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सोनिया गांधी मिलती थी। यह स्थिति भारतीय प्रधानमंत्री पद की शक्तिहीनता दिखाती है एक शक्तिशाली उपनाम के समक्ष। वो उपनाम जो सत्ता से दूर रहकर भी सत्ता में रहता है, वो उपनाम जिसके समक्ष वर्षों की राजनीति धरी की धरी रह जाती है, और वो उपनाम जिसके द्वारा बोला गया हर शब्द शासन होता है। इस पूरी कहानी से एक बात स्पष्ट होती है कि सोनिया गांधी द्वारा किए गए हर कार्य का ध्येय सत्ता की डोर अपने हाथ में पकड़कर रखना था। सत्ता का स्वभाव ही ऐसा होता है, वो योग्य व्यक्ति से अधिक शक्ति संपन्न व्यक्ति की गोद में जाकर बैठती है, और शक्ति संपन्न व्यक्ति सत्ता में ना होकर भी सत्ता को अपने इशारों पर नचाता है। इस खेल में कुटिल राजनीति होती है, विश्वासघात होता है, असत्य का सहारा लिया जाता है, चक्रव्यूह रचे जाते हैं, निर्ममता दिखाई जाती है और एक कठपुतली को नचाया जाता है जो बोल नहीं सकती। तो राहुल गांधी के समर्थकों, उसके चमचों, उसके मूर्ख समर्थकों और उसके टुकड़ों पर पलने वाले और भौंकने वाले जर्मन कुत्तों, ध्यान देकर सुन लो और समझ लो कि तानाशाह किसे कहते हैं। और विडंबना देखिए कि ऐसी महिला का कुपुत्र पूरे भारतवर्ष में नाच नाच कर ये प्रोपेगेंडा फैलाता है कि संविधान खतरे में है, तानाशाही आ गई है, और वो भी मोदी द्वारा लाई गई है। और उससे भी बड़ी विडंबना ये है कि भारत की मूर्ख, हाँ एक मूर्ख जनता या भोली भाली जनता इस आर्ग्यूमेंट को, इस प्रोपेगेंडा को सच समझ लेती है। कैसे, क्यों और कैसे? और हम यानी कि हम सब, भाजपा और हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए सोचने वाली ये जनता, हम सब इस नैरेटिव को काट भी नहीं पाते हैं। कैसे? ये हमें सोचना चाहिए।